पिछले क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के तहत इन कंसेप्ट ऑफ इनकम, इट्स सोर्सेज एंड टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल इनकम, एग्जेम्प्टेड इनकम अंडर सेक्शन 10 आदि के बारे में जानकारी लिए। आज उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक नया टर्म है ग्रॉस टोटल इनकम। So what is gross total income? Gross total income refers to aggregate sum of taxable income of a person computed under all 5 heads of income, which remains after making adjustment for set off and carry forward losses. यानी ग्रॉस टोटल इनकम, नाम से ही पता चल रहा है सकल कुल आय। एक व्यक्ति का सभी इनकम को, जितने भी प्रकार के इनकम वो अर्न करता है, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 14 में 5 हेड्स बतलाए गए। जैसा कि पिछले क्लास में भी मैंने बताया था, देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, दैट इज सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। द फर्स्ट 4 हेड्स आर clearly defined heads of income, defined source of income. Excluding first 4, all incomes which have not been exempted under Income Tax Act under section 10 and nor taxable under first 4 heads, that is salary, profit, house property, business profession and capital gain, जो प्रथम 4 शीर्षक में टैक्सेबल होता ही नहीं है और सेक्शन 10 के तहत, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 के तहत एग्जेम्प्ट भी घोषित नहीं है, फिर भी वो इनकम है करदाता का, व्यक्ति का, तो वो सारा का सारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होगा, चाहे वो लीगल एक्टिविटी से हो, इलीगल एक्टिविटी से हो, चाहे वो एक्सप्लेन्ड हो, अनएक्सप्लेन्ड हो। अगर इनकम है तो दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इस 5 जो हेड आपने देखा, इस पांचों हेड का टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने का, कंप्यूट करने का अपना अपना स्पेसिफिक रूल्स एंड प्रोविजंस है। तो उन जैसे सैलरी है, तो एक एम्प्लॉय के टैक्सेबल सैलरी को कैसे कंप्यूट किया जाएगा, इनका सेक्शन 15 to 17 में, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 15 to 17 में रूल्स दिया हुआ है। वो सारे रूल के अकॉर्डिंगली हमको टैक्सेबल सैलरी हम निकाल लेंगे। फिर हाउस प्रॉपर्टी है तो उसका सेक्शन 22 to 27 है, उसके अकॉर्डिंगली निकाल लेंगे। फिर बिजनेस प्रोफेशन 28 to 44 है, उसके अनुसार से निकाल लेंगे। फिर कैपिटल गेन सेक्शन 45 to 55 है, उसके अकॉर्डिंगली निकाल लेंगे। और फिर अदर सेक्शन 56 to 59 जो रूल्स दिए हुए हैं, अपना अपना सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोविजंस, उसको फॉलो करते हुए, उसका फुल कंप्लायंस करते हुए, तब टैक्सेबल इनकम अंडर ऑल 5 हेड्स को कंप्यूट करके, पांचों हेड का टैक्सेबल इनकम जब सम अप कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और जो योग आया उस योग में से, यानी जो टोटल सम आया उस योग में से अगर कोई पास्ट का लॉस, किसी पिछले वर्ष से रिलेटेड कोई लॉस जो अनएब्जॉर्ब्ड है, जिसको मेकअप नहीं किया जा सका पिछले साल के इनकम से, और उस लॉस को आगे के साल में ले जाके सेट ऑफ, यानी उसको घटाने का इजाजत है, इनकम टैक्स ने दे रखा है, तो ऐसे एन अनएब्जॉर्ब्ड लॉस को आगे मेकअप करने के बाद जो एक टोटल आएगा, उसमें से घटाने के बाद, सेट ऑफ करने के बाद जो अमाउंट बचेगा, दैट विल बी कॉल्ड ग्रॉस और टोटल इनकम। आई मीन टू से, इफ देयर इज नो एनी previous years unabsorbed loss which are to be carried forward to set up, if there is no any loss to be set up, then the aggregate sum of all taxable income computed under all 5 heads will be gross total income. ये ध्यान में रहे कि अगर सेट ऑफ करने वाला होगा तब टोटल में से घटाना पड़ेगा, अदरवाइज पांचों हेड का टैक्सेबल इनकम ऐड कर दिए, वही ग्रॉस टोटल इनकम हो गया। कि घबराएं नहीं, इसको हम स्टेटमेंट के जरिए भी प्रेजेंट करेंगे। आप डेफिनेशन तौर पे फिर से एक बार सुन ले। एक करदाता के, एक व्यक्ति के पांचों हेड के टैक्सेबल इनकम के एग्रीगेट सम को ग्रॉस टोटल इनकम कहा जाता है। जो टैक्सेबल इनकम
हेड के अपने अपने स्पेसिफिक रूल्स एंड प्रोविजन के अनुसार फाइंड आउट किया गया होता है, तो उसको जीटीआई कहते हैं। अब ये जीटीआई जो पांचों हेड का टोटल आया, उसमें पास्ट का कोई लॉस अगर सेटअप करने का इजाजत इनकम टैक्स ने दे रखा है, अब एक एग्जांपल आपको क्यूरियोसिटी मन में होता होगा कि ऐसा कौन सा लॉस है वगैरह वगैरह, तो आप जान लें। जैसे डिप्रिसिएशन बिजनेस एक्सपेंस के रूप में अलाउएबल होता है, लेकिन डिप्रिसिएशन के मामले में ये भी ऐसा भी है कि आप डिप्रिसिएशन प्रोवाइड किए और बिजनेस का लॉस हो गया। बिजनेस लॉस, पिछले साल के बिजनेस लॉस को दूसरे हेड के इनकम से पूरा नहीं हो पाया, यानी इनकम दूसरा हेड का था ही नहीं, केवल बिजनेस का ही था सपोज कीजिए, या दूसरे हेड का इनकम भी था तो सफिशिएंट नहीं था उस डिप्रिसिएशन के बराबर के लॉस को मेकअप करने के लिए। तो उस अनएब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन व्हिच कैन नॉट बी सेट अप ड्यूरिंग द सेम ईयर ऑफ इनकम from other source of income, then it will be carried forward next year and it will be adjusted from the income of business for the next year. क्लियर है? इस प्रकार के लॉस को हमको घटाने का ये डिटेल सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड अपने आप में एक चैप्टर है जिसमें डिटेल पढ़ा जाता है। तो खैर अभी उस बात को नहीं देखना है, हमें समझना है कि सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड क्या हुआ। तो वही अनएब्जॉर्ब लॉस जो आगे ले जाके पूरा करने का राइट इनकम टैक्स के धारा में है, ऐसे लॉस अगर कोई है तो उसको एडजस्ट करना है, अदरवाइज 5 हेड के टैक्सेबल इनकम को सम अप कर दीजिए, वही ग्रॉस टोटल इनकम होता है। क्लियर? नाउ टोटल इनकम। हाँ, टोटल इनकम का मतलब फाइनल टैक्सेबल इनकम, यानी इट रिप्रेजेंट्स नेट टैक्सेबल इनकम ऑफ एन एसएसी या ऑफ अ पर्सन। एक व्यक्ति का टैक्सेबल इनकम को टोटल इनकम कहा जाता है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, टोटल इनकम और ग्रॉस टोटल इनकम में डिफरेंस सिर्फ यही है कि ग्रॉस टोटल इनकम फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज है और उसमें से सेक्शन 80C से लेकर 80U तक जो अल्फ़ाबेटिकल बहुत सारे सेक्शंस हैं, उनमें से जो उस करदाता के लिए अप्लीकेबल हो, लागू होता हो। लागू कैसे होता है? तो जो उस सेक्शन का टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको जो फुलफिल करता है उसी करदाता के ऊपर वो लागू होता है। जैसे आपके पापा जी ने इंश्योरेंस करा रखा है तो इंश्योरेंस प्रीमियम जमा कर रहे होंगे, आपके हायर एजुकेशन का फी जमा कर रहे हैं, ये सब का सेक्शन 80C में डिडक्शन मिलता है, जो अब नए सेशन में उसको ख़त्म कर दिया गया। अब सब मिलाकर के 5 लाख का एग्जम्पशन दे दिया टैक्स फ्री लिमिट, और सेक्शन 80C में ये सब जो डिडक्शन मिलता था उसको रिमूव कर दिया विथ इफेक्ट फ्रॉम 2020-21 असेसमेंट ईयर से वो समाप्त हो गया। क्या, लेकिन हम लोग प्रीवियस ईयर का सिलेबस के हिसाब से एग्ज़ाम देंगे तो उसके हिसाब से देखें। इट रिप्रेजेंट्स नेट टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन। एक व्यक्ति का फाइनल कर योग्य आय टैक्सेबल इनकम विच रिमेन्स, वो बचता है आफ्टर अलाउइंग ऑल अप्लीकेबल डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। 80C से लेके 80CC है, 80D है, 80DD है, 80DB है, 80F है, 80G है, 80E है, बहुत सारी डिडक्शंस है ना। इस सारे डिडक्शन जो लास्ट में अंतिम में 80U है, तो इसमें से एक उस जिस एसईसी का टैक्सेबल निकालना है उस एसईसी के द्वारा कौन कौन से सेक्शन का टर्म्स कंडीशन सेटिस्फाई करता है वो अनुसार से उसका डिडक्शन से अलाउड होगा, और उसके ग्रॉस टोटल इनकम में से उन सेक्शन का जो डिडक्शन अलाउड है उन सबको माइनस कर देते हैं, तो जो फाइनल नेट फिगर बचता है दैट इज कॉल्ड taxable income, and that taxable income is compared with the tax free limit of ₹5 lakh. If it exceeds, then there will be computation of tax liability. This is the final figure of income. Is it clear or not? तो ना इन दोनों को अब हम लोग एक स्टेटमेंट के जरिए समझने का कोशिश करेंगे। जो अभी कॉन्सेप्ट 3 प्रकार का आपने जाना। फर्स्ट स्टेप है हर एक इंडिविजुअल का अपने अपने नियम के अनुसार 5 हेड है तो 5 बार आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, अलग अलग नियम का अप्लाई करना होगा, और उस नियम के अनुसार टैक्सेबल इनकम पहले समझने का कुछ। हर हेड का जो टैक्सेबल इनकम है उसका मीनिंग बहुत छोटा है, यानी नेट इनकम ऑफ दैट वेरी हेड। यानी अगर सैलरी हेड उठाते हैं
तो सैलरी का टैक्सेबल इनकम मतलब नेट सैलरी, है ना, इनकम। बिजनेस प्रोफेशन की बात कर रहे हैं तो नेट बिजनेस इनकम। आप ऐसे भी पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो नेट प्रॉफिट ही नहीं निकलता। तो यहाँ पे नेट का मतलब क्या है वो समझना है। किसी एक सेपरेट हेड का टैक्सेबल इनकम का मतलब दो ही बात सीखना होता है कि जिस हेड का हम टैक्सेबल इनकम निकालने जा रहे हैं उस हेड में इनकम का मायने क्या है, यानी व्हाट टाइप्स ऑफ रिसीप्ट्स और रेवेन्यू और गेन will be included as income under that very head. First of all, we will have to know the chargeability of income that will be taxable under that specified head. Suppose you are going to calculate taxable income from house property. So what does income, the term income mean under this head, house property? House property में income का क्या मतलब है? What type of receipts will be chargeable as income under the income from house property? तो इनकम का चार्जेबिलिटी को जानना है कि उस हेड में टैक्सेबल इनकम क्या होगा। फिर आपको जानना है कि जैसे इनकम के लिए एक्सपेंस का जो इम्पोर्टेंस है हम व्यवहारिक जीवन में देख रहे, बिना खर्च करके कोई आमदनी आता नहीं, इनकम आता नहीं। आप खर्च करते हो, पहले इन्वेस्ट करते हो तब फिर रिटर्न मिलता है। चाहे टाइम इन्वेस्टमेंट हो, चाहे कोई सेक्रीफाइस आप नहीं करोगे, रिटर्न नहीं आएगा। बस एक कैजुअल इनकम है जिसमें सेक्रीफाइस करने का जरूरत नहीं है। आप जा रहे थे, पर्स से भरा बैग, रुपया से भरा पर्स मिल गया, इस तरह का जो होगा अनएक्सपेक्टेड, उसकी बात हम नहीं करते। जो एक नियम है उसमें भी इनकम की बात होती है कि आपको पेपर में देना है कि भाई ये हमने पाया फलाने जगह किनका है तो कृपया संपर्क करें, ये डालना होता है, वरना आपको गलत मानेगा कि आप झूठ बोल रहे हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको प्रूफ देना होगा, आपने दिया नहीं तो अनएक्सप्लेन्ड इनकम 100% टैक्सेबल करेगा। आप कहीं ब्राइबिंग की हो, डॉरी ली हो, कुछ ऐसा इलीगल एक्टिविटी की हो, यानी क्राइम को सुपुर्द कर देगा। इसीलिए आपको वो फॉर्मेलिटी पूरा करना है कि ये भरा हुआ बैग हमको मिला है, अगर किसी का है तो संपर्क करें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मानने को तैयार नहीं होगा कि आपके साथ ऐसा हुआ। ओके, तो वही मैंने कहा रहा था कि हर हेड में इनकम के लिए जो अनिवार्यता एक्सपेंस का होता है उसको इनकम टैक्स भी एक्सेप्ट करती है। तो हर एक इनकम में इनकम टैक्सेबल इनकम निकालने में इनकम का मीनिंग जानना है कि किस किस तरह की प्राप्ति या गेन को इस इनकम में, हेड का इनकम में शामिल होगा। उस सब को जोड़ दो, ग्रॉस इनकम होगा। ग्रॉस इनकम निकालने आ गया, अब उसके अगेंस्ट में कौन कौन सा डिडक्शंस लॉस खर्च के रूप में अलाउबल है उसको जानो और उस ग्रॉस इनकम में से उसको माइनस कर दो। फिर जो नेट इनकम बचता है उस हेड का टैक्सेबल इनकम होता है। कहने का मतलब बिजनेस से जो इनकम आया उसको सबको समअप कर लो। एक डॉक्टर हो, आप पेशा कर रहे हो तो आपको डॉक्टर के रूप में फीस मिलता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फी, टेस्ट फी, ऑपरेशन फी, कंसल्टेशन फी, रिटेनर फी, तरह तरह का फीस मिलता है अपने पेशेंट से। तो सबको समअप कर दो। अगर आप मेडिसिन की दुकान भी रखे हो तो सेल ऑफ मेडिसिन भी आपका रेवेन्यू ऐड कर लो। तो ग्रॉस अर्निंग्स होगी आपके प्रोफेशन का। अब इस प्रोफेशन को चलाने के लिए क्लिनिकल व्यवस्था तो करते होंगे, एक डिस्पेंसरी खोल रखे होंगे, एक वेन्यू होगा, उसका किराया होगा, उसके स्टाफ्स होंगे, उसका खर्च होगा, मेडिसिन खरीद के लाया होगा। इस तमाम खर्च जो है उस प्रोफेशन से रिलेटेड है। तो नेचुरली आप सारे सेल प्रोसीड्स जो मेडिसिन का पाया वो सब आपका गेन थोड़े ना हुआ। पहले 10 रुपये मेडिसिन में लगाया तो हमने 15 रुपीज़ वसूल किया। तो इस तरह जो एक्सपेंस आपका रेलिवेंट है, जो रिलेटेड एक्सपेंसेज है उस हेड का, और इनकम टैक्स उसको एक्सेप्ट किया है किसी को पर्टिकुलर सेक्शन में, तो उस सब को डिडक्ट कर दो। फिर जो नेट बचेगा दैट विल बी टैक्सेबल इनकम ऑफ योर प्रोफेशन। सिमिलरली लाइकली टू दिस you will have to deal with income from house property, income from salary, income from capital gain and income from other sources. In every heads of income you will have to know two things: what does income mean here and what deductions will be allowed from this income. So after getting this specific provision under respective heads, we will know the calculation of taxable income of particular heads. That's why I have mentioned here taxable income from salary computed under section 15 to 17 आयकर जो एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 15 अंडर सेक्शन, यू मीन्स अंडर, एस मीन्स सेक्शन, ध्यान रखें
अंडर सेक्शन 15 to 17 इस सारे नियम उस टैक्सेबल इनकम का दिया हुआ है। इन सेक्शंस को जान लिए और टैक्सेबल इनकम निकाल लिए। फिर इसी तरह टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 22 to 27 में कैलकुलेट कर लिए। फिर बिजनेस प्रॉपरेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। अभी पांचों हेड का जो एग्रीगेट किए, अगर इसके बाद हमें कोई पास्ट लॉस जो आगे ले आके घटाना था, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, अगर नहीं है तो यही जीटीआई हो गया, इसलिए हमने वहां भी जीटीआई लिखा। अगर है तो ये जीटीआई नहीं होगा, जीटीआई बिफोर सेट ऑफ एंड जीटीआई आफ्टर सेट ऑफ। फिर इस ग्रॉस टोटल इनकम में से मैंने बताया था सेक्शन 80C से लेकर 80U तक, 80C, 80CC, 80D, 80DD, 80DDB, 80E, 80F, 80G, 80H, 80GG, 80H, 80GA, बहुत सारे सेक्शन है। 80GGB डिफरेंट सेक्शंस हैं फ्रॉम 80C टू 80U के बीच में। तो out of the provisions given under these sections, whatever be applicable for that SSC or person whose total income is going to be computed are to be deducted, adjusted from GTI, and then the remaining amount will be the taxable income of that very person। यानी सारा धारा 80 से लेके 80 से इसी से लेके 80U तक के जितने सारे धाराएं लागू होते हैं इस करदाता के टर्म एंड कंडीशंस फुलफिल करने के अनुसार, उन धाराओं का जो भी डिडक्शंस बताए गए हैं लिमिटेशन के साथ, उन तमाम डिडक्शंस को ऊपर आप सुनते होंगे कि कोरोना के महामारी में प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में आप डोनेट करो, आपको टैक्स में एग्जम्पशन मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा, फुल 100% एलिजिबल होगा। तो क्या मतलब हुआ? ये सेक्शन 80G ऐसा कहता है। सेक्शन 80G के टर्म एंड कंडीशन के अनुसार आपने कोरोना में डोनेट किया 50 लाख, तो आपके ग्रॉस टोटल इनकम में से सेक्शन 80G के तहत प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड डोनेशन के रूप में डिडक्शन मिलेगा, 100% मिलेगा, नो प्रॉब्लम, है ना। तो इसी प्रकार से और भी धाराएं हैं जिनके टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करने पर वो टैक्स प्लानर जो होते हैं, अकाउंटेंट या टैक्स प्लानर, वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस प्रकार लेजिटिमेटली लॉजिकली रीअरेंज करते हैं कि आपका टोटल इनकम टैक्सेबल मिनिमाइज हो जाए, सारे एग्जेम्पशंस डिडक्शंस एडजस्ट करवा देते हैं प्लान करके, ताकि आपका टैक्स लायबिलिटी मिनिमम हो, रिड्यूस हो जाए। तो वो डिपेंड करता है आपका जो सलाहकार हैं टैक्स से रिलेटेड वो लोग का। तो इसी प्रकार से हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम को लैंग्वेज में भी डिफाइन करते हुए देखा, और ये अगर आपके दिमाग में बैठ जाता है स्टेटमेंट कंप्लीटली, तो डेफिनेशन तो आप ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि समझ आ गया कि ग्रॉस टोटल किसको कहते हैं और टोटल क्या कहते हैं, और इंडिविजुअल सेट ऑफ इंडिविजुअल हेड के टैक्सेबल इनकम किसको कहते हैं, वो आपने समझा। अब बारी बारी से हम बात को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्सेप्ट ऑफ एसएसी तो जान चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएसी। बिना उसको जाने किसी भी हेड का इनकम हम नहीं समझ सकते, क्योंकि अगर व्यक्ति विदेशी है तो उसको टैक्स देना होगा, नहीं देना होगा, क्या करना होगा, अगर इंडियन है, परमानेंट है या टेम्पोररी है, ये तमाम बात को देखना। ओके।